हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। ये हमारी बुक फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन का सेकंड चैप्टर का वीडियो है। हमने इससे पहले इसको शुरुआत कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम एक्सट्रैक्टिंग लैंड रेवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम परमानेंट सेटलमेंट की बात करने वाले हैं। राइट, तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं आगे वीडियो बना पाऊँ। तो 1765 का टाइम चल रहा है। 1764 में क्या हुआ था? 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। 1764 के बाद इसमें कंबाइंड आर्मी जो थी, अवध की, मुगल्स की और बंगाल की, इन तीनों को हरा के वहाँ पे जीत हासिल कर ली थी। अब इनको दीवानी राइट्स मिल चुके थे। अब 1765 का टाइम आ गया, इनको दीवानी राइट्स मिल चुके हैं। तो अब इनका मेन मकसद हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन कर सकें। और उसका सबसे सॉरी गाइस, ओके नाउ ओके। एग्रीकल्चर इनका मेन सोर्स था, जहाँ से इनको इनकम आने वाली थी। तो उस वक्त का मेन सोर्स इनका एग्रीकल्चर हो गया। अब ये एग्रीकल्चर से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वहाँ से फ्रेंड्स पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। और उस वक्त बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो दीवान हुआ कर सकते थे। उससे पहले नवाब हुआ करते थे, जो हेड होता था नवाब होता था। तो उस वक्त जो लोग समझते थे उसे नवाबी एडमिनिस्ट्रेशन कहते थे। तो वो मोहम्मद रज़ा को बिठा देंगे नायब दीवान के तौर पे, जो नवाबी एडमिनिस्ट्रेशन को आगे फॉलो करेगा। और इसके बाद जो कंपनी है ना, ये इतने तेज़ लोग होते हैं, इतने गंदे लोग होते हैं कि एक से बढ़कर एक ऐसे पॉलिसीज़ लेके आएंगे जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पैसा इकट्ठा कर सकें और खुद को प्रॉफिट कर सके। इतना तेज़ होंगे ये कि जो ये नेटिव जो थे यहाँ के, जो इंडियन हुआ करते थे टैक्स कलेक्शन करने के लिए, उसमें भी अपने सुपरवाइजर्स को बिठा देंगे। और जो सुपरवाइजर्स जो होंगे ना, इनको देखेंगे वो होंगे यूरोपियन। तो यहाँ जो नेटिव्स जो लगे हुए हैं टैक्स कलेक्शन के लिए, उनके आगे ये एज ए सुपरवाइज़र बैठ जाएंगे और एक मौका नहीं छोड़ेंगे कि जो एक्सट्रैक्शन हो रही है वो कम हो सके। राइट, तो आगे हम देखेंगे, जब स्टोरी आगे बढ़ेगी तो हमें काफ़ी सारा करप्शन भी देखने को मिलेगा कि किस तरह से ये लोग परेशान कर रहे हैं। और यहाँ की जो सिचुएशन है ना, उसको इतना ख़राब कर देंगे ये आगे, इतना डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। हमारी ग्रेन इकोनॉमी है उसकी हालत इतनी खस्ता हो जाएगी, पीजेंट्स की हालत इतनी खस्ता हो जाएगी, कमर तोड़ के रख देंगे। राइट, तो इसका सबसे पहला हमें एग्जांपल देखने को मिलेगा जब 1759 से 70 में, 1769 टू 17 में हमें फेमाइन देखने को मिलेगा। आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, अभी कितनी सच है मैंने गूगल से उठाई है, बाकी ये पिक्चर अपने आप में दिखा रही है कितना ज़्यादा भयावह रहा होगा ये फेमाइन। कहा जाता है कि बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी इस फेमाइन से। इतनी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन हो गई थी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद। राइट, तब जब ये फेमाइन आएगा तो जो कंपनी की जो अर्निंग्स है ना, रेवेन्यू, उसमें भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। वो काफ़ी तेज़ी से कम हो जाएगा। पिजन्स हाथ खड़े कर देंगे कि अब कितना कहाँ से लाएंगे ये पिजन, पहले ही खाने के लिए कुछ नहीं है और ये भर भर के टैक्स मांगे जा रहे हैं। उनके पास नहीं थे इतने सारे पैसे कि उनकी रेवेन्यू डिमांड्स को पूरा कर सके, और वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा मांगा करते थे। तो जब ये फेमाइन आने के बाद जब कंपनी की जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगी, तो अब रीज़न्स ढूंढेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। तो इसके 2 साल बाद हमारे वार्डन हेस्टिंग्स आ जाएंगे एज ए गवर्नर जनरल। जब ये आएंगे तो ये महमूद रज़ा को पकड़ेंगे, मोहम्मद रज़ा को पकड़ के सारा का सारा इल्ज़ाम इस पर ठोक देंगे, इसको अरेस्ट करवा देंगे। ठीक है, एक इन्हें भागने का मौका मिल जाता है, एक एक्सक्यूज़ देने का मौका मिल जाता है कि सारा कुछ इसकी वजह से हुआ है। इसके अलावा भी जो वारेन हेस्टिंग्स है, इसका एक और मोटिव था। एक्चुअली ये जो नेटिव्स है ना यहाँ पे, या इंडियन लोगों को वो चाहता ही नहीं था कि एडमिनिस्ट्रेशन में रहें। उसका मकसद था कि सारे के सारे यूरोपियंस ही एडमिनिस्ट्रेशन में हो, कोई यहाँ का इंडियन ना हो। तो
ये मोहम्मद रज़ा को हटा देगा। अब एक नया सिस्टम लेके आएगा, फार्मिंग सिस्टम। 1772 में फार्मिंग सिस्टम लेकर आएगा नया। अब इस सिस्टम के तहत अब ये कहेगा कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होंगे ना वो सारे यूरोपियंस होंगे, और जो रिवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स है ना वो सारे हाईएस्ट बिडर्स को दे दिया जाएगा, जो यहाँ के लैंडलॉर्ड्स हैं, जो हमेशा से करते आए हैं, लैंड वैल्यू इकट्ठा करते आए हैं। अब जैसे कि ये लैंड है, 4 लोग हैं, एक ने 20 की बोली लगाई, एक ने 40 की लगा दी, एक ने 60 की लगा दी, एक ने 100 की लगा दी, तो हाईएस्ट बिडर 100 वाला हुआ, तो ये 100 वाले को ज़मीन मिल जाएगी। तो चीज़ें इस तरह से वर्क करेंगी। पर जैसे ही टाइम बीतेगा ना तो ये चीज़ें पूरी तरह से कोलैप्स करने वाली थी, ये सिस्टम चलेगी नहीं। और जो रिवेन्यू डिमांड का बर्डन था ना वो सीधा सीधा पीजेंट्स पे पड़ने वाला था। एग्रेरियन इकोनॉमी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी कमर तो टूटने वाली थी ही, साथ साथ में जो ये एक्सपेरिमेंट सब लेकर आएंगे ना वो और इनकी हालत खस्ता करने वाले थे। तब ये जो चीज़ें चल रही थी, अब इनको ठीक करने की कोशिशों के लिए आएंगे हमारे कॉर्नवालिस। 1784 में इनको भेजा जाएगा और 1786 में यहाँ गवर्नर जनरल बन के आएंगे। अब जब ये यहाँ पे आएंगे ना इनको यहाँ के सिस्टम में बहुत सारी कमियाँ दिखेंगी। अब ये कहेंगे कि जो अभी जो सिस्टम चल रहा है ना उससे कोई भी कंट्री गरीब ही हो सकती है, और जो एग्रीकल्चर है यहाँ का वो सरप्लस क्या जो इसकी एक्चुअल प्रोडक्शन है ना वो भी नहीं करके दे पाएगा। मतलब इसको आते ही बहुत सारी कमियाँ दिखने लग जाती हैं। और उस वक्त सिल्क और कॉटन हुआ करता था। ये 2 चीज़ें फ्रेंड्स इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ करती थी यूरोप के लिए, और कई सारे रॉ मटेरियल्स भी उस वक्त एक्सपोर्ट हुआ करते थे। उसकी प्रोडक्शन भी काफ़ी कम हो चुकी थी। तो ये चाह रहे थे कि जो एग्रेरियन इकोनॉमी है ना उसमें रिफॉर्म्स आए ताकि प्रोडक्शन बढ़े, और ये दोनों जो मेन चीज़ें हैं ना इनकी का जो एक्सपोर्ट है ना वो भी बढ़ जाए। तो अब इस वजह से यहाँ पे आप रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेंगे। तो जब भी रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेंगे तो अब ये कहेंगे कि इसका एक सॉल्यूशन है कि जो रिवेन्यू है ना, ये जो रिवेन्यू है इसको फिक्स कर दिया जाए। अब इनका मानना था ये जो रिवेन्यू है फिक्स हो जाएगी तो इससे इकोनॉमी अच्छी होगी और प्रोडक्शन भी अच्छी होगी। और ये अकेले नहीं थे जो इस चीज़ को फेवर कर रहे थे। एक्चुअली 1770 से ही इसकी मांग उठनी शुरू हो गई थी। तो अलेक्जेंडर डो, हेनरी पटूलो, फिलिप फ्रांसिस, थॉमस लो, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे थे, पर स्टिल फिक्स रेवेन्यू डिमांड के लिए एक दूसरे को फेवर करेंगे। ये सारे फिजियोक्रेटिक स्कूल ऑफ थिंकिंग से रिलेटेड थे। अब ये क्या होता है? फिजियोक्रेटिक स्कूल ऑफ थिंकिंग ये कहता है कि किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट तब हो सकती है जब उसकी एग्रीकल्चरल लैंड अच्छी है, उसमें डेवलपमेंट होगा, वो अच्छी होगी तो इकोनॉमी की वेल्थ, कंट्री की वेल्थ भी अच्छी होगी, राइट। तो फिजियोक्रेटिक स्कूल ऑफ थिंकिंग अब सपोर्ट कर रहा था कि लैंड रिफॉर्म लाया जाए, एग्रीकल्चरल लैंड में प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। तो अब इसी से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तब तो कॉर्नवालिस जो सिस्टम लाएंगे तो इसमें पॉलिसी असेसमेंट करेंगे जो हमेशा के लिए फिक्स हो जाए। एक असेसमेंट करें जो हमेशा के लिए रहे और उस रेवेन्यू को फिक्स कर दिया जाए। अब इनका मानना इसलिए भी अच्छा था, भी कहेंगे कि जब असेसमेंट हो जाएगी ना एक बार हमेशा के लिए, तो जो करप्शन है वो कम हो जाएगा। अब कैसे हो रहा था?
क्योंकि पब्लिक सर्वेंट्स जो हुआ करते थे ना, उस वक्त कंपनी के जो सर्वेंट्स हुआ करते थे वो बहुत करप्ट हुआ करते थे। अब ज़मींदारों के साथ इनकी अच्छी साठगांठ बंधी हुई थी। अब ये साठगांठ कैसे बंधी हुई थी मैं बताती हूँ। जैसे कि एक पर्टिकुलर लैंड है, इसकी असेसमेंट आई 100 रुपये, तो ज़मींदार ने ये सर्वेंट को पैसे खिला दिए। अब पैसे लेने के बाद अब सर्वेंट है, बोलेगा इसकी असेसमेंट तो 50 ही है, कंपनी को नुकसान हो गया 50 रुपये का। तो इस टाइप की चीज़ें उस वक्त काफ़ी कॉमन होती जा रही थी। तो फिर ये कॉर्नवालिस का मानना था कि इस असेसमेंट से करप्शन काफ़ी कम हो जाएगा, और अगर पर्टिकुलर लैंड को की रिवेन्यू अगर हम फिक्स कर दें, टैक्स को फिक्स कर दें कि इतने साल तक इससे इतना ही आना है, तो जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो एनकरेज होंगे कि इस पे ये पैसा लगाएं, इस पर्टिकुलर लैंड पे पैसा लगाएंगे, इसमें नई नई टेक्निक्स लगाएंगे, इसकी को रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, जिससे इसकी इनकम बढ़ जाएगी और कंपनी के लिए फ़ायदा होगा। ये हुआ लैंडलॉर्ड्स के लिए फ़ायदा, या कह सकते हैं इंडिया के लिए। उनका मानना था कि इंडिया को इससे फ़ायदा होगा, और एक्चुअली इंडिया नहीं, पर्टिकुलरली बंगाल का फ़ायदा होगा। सॉरी। अब इसके अलावा कंपनी को क्या फ़ायदा होता, कंपनी के लिए एक फिक्स इनकम हो जाती, कंपनी को फिक्स इनकम मिल रही है, और अगर उसे ज़्यादा पैसा चाहिए भी तो वो ट्रेड और कॉमर्स से कमा सकता था, राइट। और कॉर्नवालिस इसलिए इसको इस तरह से और समझाने की कोशिश करेंगे कि एक जो इनकम फिक्स की जाएगी ना, वो मैक्सिमम की जाएगी, कि जितना ज़्यादा हो सके बढ़ा के लगाया जाएगा, ताकि आगे इन्हें ज़्यादा नुकसान ना हो। तो जो असेसमेंट किया गया वो 26.8 मिलियन किया गया, कि अराउंड 3 मिलियन यूरोज़ की फ़िक्स इनकम उनको आनी थी। तो पीजे मार्शल इसको कहते हैं कि ये बस 20% हायर था जो 1757 में उनको मिलना था। पर बीबी चौधरी कहते हैं एक्चुअली ये डबल था। जो 1765 और 1793 को देखें तो जो असेसमेंट हुई थी उसके हिसाब से ये डबल इनकम था जो कॉर्नवालिस ने फिक्स किया था, राइट। तो पिक्चर जब आगे बढ़ती है तो एक क्वेश्चन आता है कि ये जो टैक्स कलेक्शन करना है एक्चुअली करना किससे है। तो जब नवाब हुआ करते थे, बंगाल के जो नवाब थे वो सीधा सीधा ज़मींदार, ये नवाब हैं, सीधा सीधा ज़मींदार से टैक्स कलेक्शन कर लिया करते थे। और उस वक्त की सिनेरियो देखें तो जो ज़मींदार थे वो हमेशा एक सा टैक्स नहीं लिया करते थे, कस्टमरी टैक्स रेट्स हुआ करते थे कि हमेशा बदलते रहते थे, ज़रूरत के हिसाब से वो चेंज कर लिया करते थे। और अगर उन्हें कभी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी तो आप वाप लगा देते थे। आप वाप का मतलब आज के सेस से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो एक्स्ट्रा लीगल चार्जेस लगा देते थे, आप वाप लगा देते थे ताकि उनकी इनकम बढ़ सके। जैसे कि कभी वॉर हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी ज़रूरत पड़ गई तो वो आप वाप लगा के अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो उस वक्त का सिनेरियो इस टाइप का हुआ करता था। और जब असेसमेंट जी कॉर्नवालिस करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि 12 बड़े बड़े हाउस हैं, ज़मींदारी हाउस हैं, जो 53% तक लैंड रेवेन्यू उनको जनरेट करके देंगे। कई सारे फिर स्मॉलर ज़मींदार हैं, या तो ये खुद स्टेट को पे करेंगे या तो फिर बड़े ज़मींदार को देंगे, बड़े ज़मींदार फर्दर फिर स्टेट्स को पैसे भरेंगे। तो ये उस वक्त का असेसमेंट में हमें पता चलता है। पर जब कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन अपना लेकर आएगी, कंपनी जब अपना एडमिनिस्ट्रेशन लेके आएगी तो वो चीज़ों को और कंफ्यूजिंग बना देगी। अब वो कैसे बना रही थी, वो इस तरह से कि जो पहले कस्टमरी टैक्स रेट हुआ करते थे ना, तो जो पहले कस्टमरी टैक्स रेट से अब वो उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे। वो इसको समझेंगे ही नहीं कि किस तरह से पहले टैक्स रेट्स हुआ करते थे, वो अब फिक्स करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के ग्राउंड लेवल को बिल्कुल नहीं समझेंगे
कि ग्राउंड लेवल पे किस चीज़ की ज़रूरत है। और जो कॉर्नवालिस का खुद का नेचर अगर हम देखें तो वो खुद एक ऐसे वर्ग से बिलोंग करता था जो ज़मींदारी टाइप का हो। मतलब ब्रिटेन में भी उस वक्त ऐसा सिनेरियो था कि बहुत कम लोगों के पास ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी, तो वो खुद भी ऐसे ही फैमिली से बिलोंग करता था। तो इंडिया में नेचुरली उसकी प्रेफरेंस हो जाएगी कि वो ज़मींदार्स को फेवर करे। ठीक है, अब ये चीज़ें जो होंगी तो कंप्लीट कन्फ्यूज़न लेके आएगी लोगों के अंदर। और यहाँ पे कॉर्नवालिस कहेगा कि अगर प्रॉपर्टी राइट्स को अगर सिक्योर कर दें तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा, परमानेंट सेटलमेंट बहुत अच्छे से वर्क करेगा, इनकरेज करेगा कि यहाँ के जो ज़मींदार है ना यहाँ पे फर्दर इन्वेस्टमेंट करें और चीज़ों को बेहतर बनाएं। इससे इम्प्रूवमेंट होगी और इसका फ़ायदा सबको मिलेगा। अब यहाँ पे एक नोशन लेके आया प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट। अब ये प्रॉपर्टी किसकी है, ज़मींदार की कैसे हुई। अभी हम इसके ऊपर वापस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये एक बड़ी चीज़ बोलेगा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर सिक्योर कहा जाए, ठीक है, अगर उनकी प्रॉपर्टी राइट्स को सिक्योर कहा जाए तो इसमें बहुत सारा झोल मिलने वाला था, जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। इससे पहले कॉर्नवालिस को ये सेटलमेंट इसलिए भी अच्छा लग रहा था क्योंकि वो सीधा सीधा पीजेंट्स के पास नहीं जा सकता था। पीजेंट्स बहुत सारे थे, अब वो सारे पीजेंट्स से जाके सीधा सीधा टैक्स नहीं वसूल सकता। इसके अलावा देखें, अगर उसको सारी लैंड की अगर असेसमेंट करनी है, मतलब असेसमेंट तो वो कर रहा था लेकिन सबसे अगर अलग अलग तरीके से टैक्स लेगा तो उसको बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। अब एडमिनिस्ट्रेशन पे अगर वो इतना खर्च करेगा तो बचाएगा क्या, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। और जो पॉलिटिकल एलाइट्स हैं ना, बड़े बड़े लोग हैं, तो अगर उनकी लॉयल्टी मिल गई, उनकी साठगांठ हो गई, तो वो समझ में आ रहा था कि चीज़ों को ये बेटर मैनेज कर सकता है। तो अब एक अरेंजमेंट बन के आ जाएगी कि अगर बंगाल इतना बड़ा है तो उसके छोटे छोटे चंक्स में जितने सारे ज़मींदार बने हुए हैं ना, तो ये सब किसी ना किसी ज़मींदार के अंदर आ जाएंगे। मतलब ऐसी कोई लैंड ही नहीं बचेगी जो फ्री हो जाए, सब किसी न किसी ज़मींदार के अंदर आ जाएंगे। तो हम जैसे कि देख रहे थे कि किस तरह से सारी जो ज़मीनें लोगों के बीच में, ज़मींदारों के बीच में बट गई। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की ऐसे सारी ज़मीनें इस तरह से अलग अलग ओनरशिप में बट गई। अब यहाँ पे क्लोज ये लेके आए कि अगर ये ज़मींदार टाइम पे अगर टैक्स नहीं देते हैं तो इनकी ज़मींदारी इनसे छीन ली जाएगी और इनकी ज़मींदारी को ऑक्शन करके किसी और को दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल सी ये चीज़ बना दी गई, क्लोज बना दिया, राइट। और जो ज़मींदारी इनकी, जो कोई नया इंसान की ज़मींदारी लेगा उसको, इसके पास सारे राइट्स होंगे जो उस वक्त ज़मींदार के पास हुआ करते थे। अब ज़मींदार के पास राइट कौन कौन से थे, अब राइट ये इस टाइप के थे, ये हमारा ज़मींदार, इसकी ये लैंड है तो ये अपने पुश्तैनी तक बना सकता है, मतलब अपनी आगे आने वाली पुश्तों को ये ट्रांसफ़र कर सकता है या किसी को बेच सकता है या किसी और को दे सकता है इसके राइट्स। तो ये इस तरह के राइट्स उस वक्त हुआ करते थे, हेरिडेटरी राइट्स भी हुआ करते थे। पर अगर ये टैक्स टाइम पे नहीं देगा तो इसकी ज़िम्मेदारी छीन ली जाएगी। और प्राइवेट प्रॉपर्टी की हमने बात की, कॉर्नवालिस को बड़ा अच्छा खासा उम्मीद था कि एक मैजिक की तरह काम करने वाला था, पर ऐसा कुछ था नहीं। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पे क्यों इशू है, इससे फ़र्क क्या पड़ रहा था? फ़र्क इसलिए पड़ रहा था क्योंकि ज़मींदार जो पहले रोल हुआ करता था ना, वो एक रिवेन्यू कलेक्टर्स की तरह हुआ करता था। अब जो ये नया सेटलमेंट ये लेकर आए, ये ब्रिटिशर्स जो नया सेटलमेंट लेकर आए, इसके थ्रू अब इनको लैंड ओनरशिप मिल गई। ये पर्टिकुलर ज़मीन पहले पीजेंट की हुआ करती थी, अब ये किसी की ज़मींदार के अंदर आ गई, ठीक है, अब इसकी नहीं रही, राइट।
तो यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी की चीज़ इसलिए एक बड़ा बखेड़ा बनकर आएगी क्योंकि अब एक तरह से माने कि जो पीजेंट की ज़मीन है, अब ये पूरी तरह से इनसिक्योर हो जाएगा कि इसकी ज़मीन कभी भी अब ये ज़मींदार छीन सकता है और इसको टाइम पे ज़मींदार को टैक्स देना होगा। अब ये ज़मींदार होते बड़े चालाक थे, इनको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले थे। अब ये लोग भी पूरी तरह से अब इन पर डिपेंड रहेंगे कि किस तरह से ये काम करेंगे, किस तरह से भी इनको परेशान ना करें। और एक टर्म होता था पट्टा, PATTA, पट्टा। ये एक तरह का होता था रिटर्न एग्रीमेंट कि एक तरह से एग्रीमेंट के थ्रू ये दोनों बंधे रहेंगे, जिसमें ये पीजेंट्स को पता रहेगा कि कितना इनको रेंट देना है इस ज़मींदार को। और ज़मींदार बड़े शाने हुआ करते थे, बहुत तेज़ हुआ करते थे, इनको बड़ा परेशान करते थे, अपने हिसाब से मनमाना पट्टा इन पे थोपा करते थे। और अगर ये पीजेंट्स जो होते थे ना, उस वक्त अगर इनको पे नहीं कर पाते थे तो ये इन पे केस कर देते थे। अब उस वक्त के कोर्ट केस कैसे रहते होंगे आप सोच सकते हैं, स्टिल इतने पेंडिंग केस होते हैं। और जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए कोर्ट्स थे वो भी उस वक्त और भी ज़्यादा ख़राब थे। और इवन जब वकीलों की जो फीस वगैरह होती थी ना, ये ज़मींदार ये भी इन पे ही थोपते थे कि तुम भरोगे पीजेंट्स पे। इतने सारे इलीगल केस इन पे फाइल हो जाते थे, इनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी। तो हैरेस करने का ये मौका नहीं छोड़ते थे, बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा गया था। इन पर टैक्स का बर्डन ये पीजेंट से बहुत ज़्यादा पड़ने वाला था। इसके बाद इनकी जो ये पीजेंट है, इस बेचारे पीजेंट को और परेशान करने के लिए चीज़ें और ख़राब होंगी जब रेगुलेशन आएंगे 1799 में और 1812 में। अब 1799 और 1812 में जो रेगुलेशंस आएंगे उसमें अब ये कहा जाएगा कि पीजेंट अगर टैक्स टाइम पर नहीं देता है ज़मींदार को तो इससे इसकी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाएगा। अब इससे चीज़ें और ख़राब होने वाली थी। अब ये क्यों आए थे? ये इसलिए आए थे क्योंकि जो केसेस जो इन पे पीजेंट्स पे चल रहे थे ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो इस वजह से इनको हटाने के लिए सीधा सीधा भी अंग्रेज़ अपना एक रूट ढूंढेंगे कि इनसे कैसे निकल जाए। तो अब सीधा सीधा बेदखली हो जाएंगी। ये इनकी पुरानी ज़मीनें जिससे ये सदियों से रह रहे हैं, इन्हीं की ज़मीनों से अब इनको बेदखल कर दिया जाएगा। तो अब चीज़ें इस तरह से होने वाली थी, राइट। फिर अगर हम इन्हीं को आगे देखें तो समझ में आएगा कि चीज़ें किस तरह से और ख़राब ही होने वाली थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या यही लोग परेशान थे, पीजेंट्स ही परेशान थे, ज़मींदारों को भी कोई दिक्कत थी? हाँ, तो बिल्कुल थी। अब ज़मींदारों को क्या दिक्कत थी? अब ज़मींदारों को दिक्कत थी कि सेटलमेंट प्रो ज़मींदार बस देखने में लग रहा था, पर उनको भी बहुत सारी दिक्कत थी। डैनियल थोर्नर जो होंगे, अभी डैनियल थोर्नर महाशय कहेंगे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्चुअली बिलोंग कर रही थी ना, वो इम्पीरियल अथॉरिटी को कर रही थी, इनको नहीं कर रही थी। और एक सनसेट लॉ था इनके, सनसेट लॉ में ये कहा गया कि पर्टिकुलर डेट और कोई पर्टिकुलर डेट और फिक्स अमाउंट ऑफ रिवेन्यू ये फिक्स कर देते थे कि रिवेन्यू भी फिक्स है और डेट भी फिक्स कर दिया कि इस तारीख पे ज़मींदार को आना है और वो फिक्स अमाउंट देना है। और उस अभी हमने पढ़ा कि जो टैक्स रेट है ना, इतना ज़्यादा बढ़ा के लगाया हुआ था कि इनको बहुत मुश्किल होती थी कि टाइम पे ये वहाँ इनकी डिमांड्स को पूरा कर पाएँ। अब इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि बार बार जो इनकी ज़मींदारी है ना, वो बार बार ऑक्शन हो रही थी। बार बार इनकी ज़मींदारी, एक की ज़मींदारी छीन के ऑक्शन में लिया जा रहा था। इसका एग्ज़ाम्पल भी हम देख सकते हैं, जैसे कि बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें तो 1794 से 1807 तक 41% जो ज़मींदारी है ना, ऐसी ऑक्शन में चली गई। और 51.1% उड़ीसा में हुआ 1804 से 1818 तक। अब इस तरह से काम चल रहा था। अब हमें देखने में तो लग रहा है कि जब पुराने ज़मींदारी हाउसेस है ना, वो कोलैप्स हो रहे हैं।
पर ऐसा फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं था। जब पुराने ज़मींदारी हाउस है ना वो कोलैप्स नहीं हो रहे थे, नए लोग नहीं आ रहे थे, हो क्या रहा था कि ज़मींदार थे ना ये भी काफ़ी शाने लोग थे, बहुत तेज़ थे। अब यहाँ पे चीज़ें हो ये रहा था कि ज़मींदार हैं, ये इनकी लैंड हो गई। अब ये जानबूझ के ना सनसेट लॉ के तहत पर्टिकुलर डेट पे जाते ही नहीं थे, जानबूझ के खुद को डिफ़ॉल्टर घोषित कर लेते थे। और जब इनकी ज़मीनों को ऑक्शन के लिए लाया जाता था तो ये अपने ही बंदे, अमलाज जिनको बोलते थे, तो ये अपने ही बंदों को बिठा देंगे और कहेंगे जाके ऑक्शन से इसको ख़रीद लो, जिससे इनकी जो ज़मींदारी है ना वापस इनके ही पास आ जाती थी। तो देख लीजिए किस तरह का ये दिमाग लगा रहे थे कि जानबूझ के टैक्स भी ना नहीं देना पड़ रहा और इनकी ज़मींदारी भी नहीं जा रही। तो जब ये ऑक्शन हो रहा था ना तो ज़्यादातर यही होता था कि या तो ये अपने अमलाज के थ्रू अपनी ज़मींदारी वापस ले आते थे, या फिर कोई अमीर किसान हो, अब अमीर किसान हो वो इस ज़मींदारी को ख़रीद रहा है, या आसपास का कोई ज़मींदार है वो इन ज़मींदारी को ख़रीद के काम चला रहा है। ऐसा कुछ नए लोग ऐसे घुस रहे थे, ऐसा भी कुछ कहना मिथ होगा। और ये लोग और भी ज़्यादा चालाक थे, यहाँ पे इन्वेंशन लेकर आएंगे, नया मेथड लेके आएंगे जिसको हम कहेंगे सब इन्फ्यूडेशन, राइट। अब ये सब इन्फ्यूडेशन क्या है, अब इसमें ये क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर लैंड है और इस पर्टिकुलर लैंड में ना इनकी ज़मींदारी जब बार बार ऑक्शन के लिए जा रही थी तो उससे बचने के लिए इसे बहुत सारे चंक्स में बांट देंगे। अब ये चंक्स में बांटेंगे तो बहुत सारे लैंड्स इस चंक्स में बटे हुए हैं, तो इसको ये कहेंगे पत्नी टेनर्स। अब ये पत्नी टेनर्स में क्या करेंगे, चंक्स में बांट दिया और सब बीच में ये मीडिएटर्स बना दिए। ये पर्टिकुलर लैंड बिलोंग तो एक ज़मींदार को कर रही है, ये सारी लैंड्स पर बहुत सारे चंक्स में बटी हुई है, तो यहाँ से ये टैक्स कलेक्शन करके इसको देंगे, ये अपने टैक्स कलेक्शन करके इसलिए दो लोग नहीं हैं, एक ही लोग हैं, सॉरी। तो ये पर्टिकुलर ज़मींदार को देंगे, ये भी टैक्स कलेक्शन करके इस पर्टिकुलर ज़मींदार को देंगे, तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलेंगी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पटनी टेनर्स। अब इसका नुकसान ये होगा कि ये पत्नी टेनर्स हैं, बहुत सारे इंटरमीडिएरीज के ग्रुप को इकट्ठा कर देंगे। अब पत्नी टेनर्स से इतने सारे इंटरमीडिएरीज बन जाएंगे कि सारा का सारा बोझ ना अब ये बेचारे पीजेंट से पड़ने वाला था। अब इतने सारे इंटरमीडिएरीज हैं, सारा खर्चा, पहले ही टैक्स रेट इतना ज़्यादा है, फिर उसके बाद ये इंटरमीडिएरीज बढ़ा दिए, ज़मींदार के अपने खर्चे हैं, तो कहाँ से लेके आएगा ये पीजेंट। बहुत गरीब हुआ करते थे वो वैसे ही उस वक्त, राइट। खैर चीज़ों को सुधारने के लिए बाद में कोशिशें की जाएंगी, और वो कोशिशें कब की जाएंगी, तो वो करी जाएंगी 1859 और 1885 में, जब टेनेंट्स जो थे उनके ऑक्यूपेंसी राइट्स को लेके आया जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो ये टाइम कौन सा है, 1859 फिर 1885, ये वो टाइम था जब जो कॉलोनियल एम्पायर है ना वो जा चुकी थी, क्राउन जो थे ना ब्रिटिशर्स काफ़ी अंदर तक आ चुके थे इंडिया को, कि अब काफ़ी इकोनॉमी को समझने भी लगे थे। और इससे पहले वो 1857 का रिवोल्ट भी झेल चुके थे, तो वो ज़मींदारों से पंगा तो लेने वाले थे नहीं। तो हम इसके बाद भी देखते हैं कि ये जो भी करेंगे, कितने भी रिफॉर्म्स लेके आएंगे, पर ये ज़मींदारों को खफा करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे, राइट। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कुछ बताना भूल गई थी प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले पार्ट में, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जब नोशन आया था ना, तो जो रिवेन्यू कलेक्टर्स जो पहले हुआ करते थे, ये ज़मींदार, ये तो ओनर्स बन जाएंगे लैंड के, और जो पीजेंट्स हैं ना वो एक तरह के बस टेनेंट्स बन जाएंगे, कि अब ये इनके अंदर काम कर रहे हैं, इनकी जो ओनरशिप है ना वो कहीं ना कहीं फेड हो जाएगी, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी हो गई, बड़े दर्जे के लोग, ज़मींदार भी बहुत बड़े लोग हो गए। अब ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा था, अब ये हो क्या ग्राउंड लेवल, ज़मींदार भी बहुत बड़े लोग हैं, इतने सारी लैंड्स उनके कब्ज़े में आती है, कंपनी वो तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। तब ग्राउंड लेवल पे, विलेज लेवल की बात करें तो वहाँ पे कुछ पीजेंट्स होते थे, कुछ किसान होते थे जो बहुत पावरफुल और रिच होते थे, ठीक है। तो एक तरह से कहें ये रजत
एंड रत्नालेखा राय जी हैं, ये बोलते हैं कि विलेज लेवल की बात करें तो जो लैंड को कंट्रोल कर रहा था वो एक्चुअली ये जोटेदार्स हुआ करते थे, बहुत पावरफुल हुआ करते थे और अपने एरिया में ये स्ट्रॉन्ग होते थे। और इवन ये भी कहते हैं कि ज़मींदार बस एक रिवेन्यू कलेक्ट कर सकता था, और इवन जो कंपनी है वो इतनी भी पॉलिसीज़ बनाती थी, पर जो ग्राउंड लेवल है वो हार्डली कुछ अफेक्ट होते थे, क्योंकि यहाँ पे जोतेदार्स होते थे और ये बहुत पावरफुल होते थे, इनको भेदना बहुत मुश्किल हुआ करता था। अब इस थीसिस पे सुगाता बोस हैं, ये मना करते हैं, ये कहते हैं ऐसा ठीक नहीं है। कहते हैं जो ये रजत एंड रत्नालेखा राय जी हैं, इनकी बात कुछ हद तक ठीक हो सकती है, पर पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती है। ये कहते हैं कि रजत एंड रत्नालेखा बस नॉर्थन बंगाल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये सब था, पर ईस्टर्न और वेस्टर्न बंगाल को देखें तो ऐसा कुछ नहीं था। 1930s तक जो है ना, ज़मींदार की पावर को कोई वहाँ पे भेद नहीं सकता था, वो अनहिंडर्ड थी, उनकी पावर बहुत ज़्यादा थी। अब इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे और हिस्टोरियंस आते हैं 1986 से 87 में, वो अकिनोबुई कावई और पार्था चटर्जी, ये सुगाता बोस को काफ़ी फेवर करते हैं और इनकी थीसिस को सपोर्ट करते हैं। बाद में कुछ इनके बीच में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ सा करने के लिए आएंगे नरियाकी नाकाजाटो। अब ये कहेंगे कि जो जोटेदार थे वो काफ़ी पावरफुल तो हुआ करते थे। अब ये पूरी तरह से बताएंगे पावरफुल तो हुआ करते थे, पर ज़मींदार की पावर को भी हम पूरी तरह से डिनाई नहीं कर सकते, और ज़रूरी नहीं है इनके बीच में एंटागोनिस्टिक रिलेशन ही हो, ये मनमुटावी हो, ये म्यूचुअली भी काम कर सकते हैं। जोटेदार ज़मींदार को हेल्प कर सकते हैं और ज़मींदार भी उनको फेवर कर सकते हैं, तो एक तरह का बीच का सेटलमेंट लेकर आएंगे। और चिट्टा पांडा, ये चिट्टा पांडा जो आएंगे, अब ये भी इनको फेवर करेंगे, नरियाका नाकाजाटो को। अब ये भी इसको फॉलो करेंगे कि अगर हम बंगाल को देखें तो ये मिदनापुर का एग्जाम्पल देते हैं। अब ये मिदनापुर में कहते हैं, जो कि वेस्टर्न बंगाल का पार्ट था, अब ये कहते हैं कि मिदनापुर में हम देखते हैं कि ऐसे ही ज़मींदार को लॉस हुआ था, जहाँ के जोतेदार पीजेंट्स बहुत रिच हुआ करते थे, ठीक है, और जगह में देखने को नहीं मिला। तो वो जो रिच पीजेंट्स थे वो इस मार्केट को कैप्चर कर लेंगे, जिसकी वजह से जो ऐसे ज़मींदार जो इतने क्वालिफाइड नहीं थे उनको ही लॉस होगा, बाकियों को नहीं होगा, राइट। तो चीज़ें इस तरह से आगे बढ़ेंगी, और फिर हम आगे आने वाले टाइम में देखते हैं कि किस तरह से लोग परेशान होने लगेंगे। पीजेंट्स फाइनली उसके पास कुछ नहीं है खाने के लिए, वो रिवोल्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों से आगे रिवोल्ट्स की कंडीशन आएंगी और रिवोल्ट्स स्टार्ट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।